हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है स्टडी डायनेमिक्स में। और आज की वीडियो में हम लोग 2 अगस्त के करंट अफेयर को डिस्कस करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हेडलाइन वन बाय वन। पहला हेडलाइन है आपका, इंडिया असर्ट द इंडिया डिफेंस एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट को लेके आया है नेशनल इंटरेस्ट में। तो जो डिफेंस सेक्टर है उसमें काफी सारी जो है वो नई नई चीजें आपको लेके इसमें कवर किया गया है। तो उसमें हम लोग देखेंगे कौन कौन सी चीजें जो है वो इम्पोर्टेंट है। बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट विटनेस डिसरप्शन। अभी अगर आपने देखा होगा मॉनसून सेशन चल रहा है, उसमें काफी ज्यादा जो प्रोटेस्ट एंड अपोजिशन का जो भी प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा है, तो वो भी आपका हेडलाइन बना हुआ है। नेक्स्ट न्यूज है आपको जो पाकिस्तान के साथ जो हमारा इशू चल रहा है, जिसमें बायलैटरल टॉक की बात चल रही है, उसमें ये भी आपका हेडलाइन है। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, आपको खासकर वनडे एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, तो नेशनल फिल्म अवार्ड जो है आपको 2023 का, तो ईयर भी याद रखना, ये 2025 का नहीं है, 2023 का है, जो कि अनाउंस कर दिया गया। इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानेंगे। और जो बैडमिंटन का टूर्नामेंट हो रहा है, जिसको मकाओ ओपन बोलते हैं, मकाओ कहाँ पे आपका, चाइना में है। तो जो बैडमिंटन का टूर्नामेंट हो रहा है जिसमें लक्ष्य सेन, तो स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी में आपको पूछा जा सकता है कि लक्ष्य सेन जो है आपको बैडमिंटन से रिलेटेड है कि टेनिस से रिलेटेड है। और तरुण मणिपल्ली, ठीक है, ये दोनों ने क्या किया, आपको मेंस सिंगल में अपना सेमीफाइनल में जगह बनाया। तो लेट्स सी कि फाइनल में क्या होता है। स्टार्ट करते हैं टॉपिक वाइज। तो पहला न्यूज है आपका, यूनियन जो मिनिस्टर है नितिन गडकरी, उनको ऑनर किया गया किस चीज से, 43rd लोकमान्य तिलक नेशनल अवार्ड से। तो ये 43rd नंबर का एडिशन था, 43rd एडिशन था जिसमें उनको दिया गया है। तो थोड़ा इसका हिस्ट्री भी जान लेते हैं कि आपका जो लोकमान्य तिलक अवार्ड है वो कब स्टार्ट हुआ था। तो अगर इसका स्टैटिक पोर्शन अगर आप देखोगे तो ये 1983 में स्टार्ट किया गया था। और ये तिलक तिलक ट्रस्ट है आपका, ठीक है, जिसने इस पर क्या किया था, स्टार्ट किया हुआ था। और जो पहले पर्सन थे, क्योंकि ऐसा हो जाता है कि कोई अगर अवार्ड है तो पूछा जाता है कि फर्स्ट अवार्ड जो अगर लोकमान्य तिलक अवार्ड है वो किनको दिया गया था, तो ये श्रीधर महादेव जोशी हैं जिनको ये अवार्ड पहले बार दिया गया था। और 43rd नंबर का किसको दिया गया है, नितिन गडकरी को दिया गया है। न्यूज है आपका, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को हॉल को लेके अभी प्राउड पार्टनर बना किस चीज का, जो अभी आपको देखा होगा तो हर दिन आपको निसार जो है न्यूज में रहता ही है। तो शॉर्ट में अगर देखोगे तो एन जो है वो नासा के लिए है इसमें, आई जो है इसरो के लिए है, और SAR जो है ये आपका क्या है, टेक्नोलॉजी है, जो कि सिंथेटिक अपर्चर रेडार बोलते हैं इसको। तो ये लॉन्च हो चुका है आपको श्रीहरिकोटा से, हुआ था कब, 30 जुलाई को ही हुआ था। बट इसमें जो लॉन्च व्हीकल कौन सा यूज किया गया था, ये था आपका GSLV-F16। तो इसमें इससे जो भी रिलेटेड आपको चीजें है ना वो आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि कंटिन्यूसली ये न्यूज में आपका चल रहा है। तो GSLV-F16 जो है वो किसका था, आपको किसने इसका किसका इसका पार्टनर कौन था, आपको HAL था। तो ये आपको ये भी याद रखना है। बाकी हमने ये अभी तक देख ही लिया कि सैटेलाइट जो है वो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, और ये जॉइंट वेंचर है किसका, इसरो और नासा का। जो F16 है, ठीक है, GSLV-F16 है वो ये भी आपका पहला क्या माना था, फर्स्ट ज्वाइंट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट मिशन बाय इसरो एंड नासा। HAL का कंट्रीब्यूशन क्या है इस मिशन में, ये लिखा हुआ है आपको, सैटेलाइट बस स्ट्रक्चर प्रोवाइड करेगा, ठीक है, 4 फुल्ली इंटीग्रेटेड L40 लिक्विड बूस्टर प्रोवाइड करेगा, 9 टाइप्स ऑफ रिवेटेड स्ट्रक्चर देगा, 4 टाइप्स ऑफ वेल्डेड प्रोपेलेंट टैंक प्रोवाइड करेगा, 2 टाइप्स ऑफ हीट लाइन्स देगा। नेक्स्ट न्यूज है आपका इंडियन नेवल शिप को लेके। ये कुछ शिप है जो कि आपको याद रखना पड़ेगा, INS दिल्ली, INS शक्ति। तो इसे नाम पूछा जा सकता है कि INS दिल्ली, INS शक्ति जो आपका क्या है, तो नेवल शिप है, इंडियन नेवल शिप है। INS किल्टान, ठीक है, कि कहाँ पहुंचा आपको, ईस्टर्न फ्लीट फिलीपींस, ठीक है, मनीला में, जो कि इसका कैपिटल है इसका, ठीक है, वहां पे इसको रिसीव किया गया है। तो बस ये नाम तीनों याद रखना। नेक्स्ट न्यूज है इलेक्शन किसका, वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन को लेके। और ये पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि अगर आपने न्यूज अगर आप लोग फॉलो कर रहे हो तो रिसेंटली जो है देखा कि वाइस प्रेसिडेंट ने क्या किया, रिजाइन किया। तो पहला क्वेश्चन तो यही आता है कि वाइस प्रेसिडेंट जो है, VP जो है वो अपना रिजाइन किसको देते हैं, ठीक है, तो ये किसको देते हैं, प्रेसिडेंट को देते हैं। और प्रेसिडेंट किनको देते हैं, वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं। तो इनका इलेक्शन अभी होने को है, ठीक है, तो इलेक्शन के लिए क्या है, तो
इसको जो इसका नोटिफिकेशन है, तो ये भी पूछा जाता है कि अगर किसी पर्टिकुलर जो पोस्ट खाली हुआ है इसका इलेक्शन का अगर होने वाला है तो इसका नोटिफिकेशन जारी कौन करता है, तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने जारी किया, ठीक है। और ये प्रोविजन किस प्रोविजन के अंदर आता है, सेक्शन 1 एंड 4 के अंदर आता है। और ये एक्ट है, ठीक है, वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एक्ट है 1952 का, और प्रेसिडेंशियल एक्ट भी इसी के अंदर कवर होता है, तो जिसमें नोटिफिकेशन जारी किया जाता है आपका। इसी में नेक्स्ट चीज है आपका कि जो अंडर प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 67, तो आर्टिकल आपको अनुच्छेद याद रखना चाहिए कि इससे वाइस प्रेसिडेंट से कौन सा रिलेटेड है, प्रेसिडेंट से कौन सा रिलेटेड है, जिसके अंदर क्या है कि द वाइस प्रेसिडेंट शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म 5 ईयर। तो इनका टेन्योर भी पूछा जाता है कितने साल का, टर्म कितने साल का, तो ये 5 साल का है। और ये कहाँ पे मेंशन है आपको, अनुच्छेद 67 में मेंशन है। अब कब से होता है इनका जो जो काउंट 5 साल जो होता है वो कब से होता है, फ्रॉम द डेट ऑन द विच और ही और सी इंटर अपॉन हिज ऑफिस, जिस दिन से वो अपने ऑफिस को एंटर करते ज्वाइन करते हैं उसी दिन से उनका जो है वो 5 ईयर काउंट किया जाता है। उसके अलावा जो प्रोविजन है आर्टिकल 68 में कॉन्स्टिट्यूशन में, वो जो वैकेंसी होता है वाइस प्रेसिडेंट का, उसके बारे में दिया है, क्या है। फिर आपका आर्टिकल 68, ये भी आपको वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड है कि इनका जो वैकेंसी हो जाता है, ठीक है, तो कोई भी रीजन से हो गया, अगर रेजिग्नेशन दिया उन्होंने, रिमूवल हो गया या फिर डेथ हो गया, सेल बी हेल्ड एज, इसमें आपको जितना जल्दी से जल्दी हो सके इसका वैकेंसी जो है वो आपको फिल करना पड़ता है। अब आर्टिकल 324 जो कि आपका किस चीज से रिलेटेड है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से, तो ये रीड विद द प्रेसिडेंशियल और वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन से रिलेटेड भी ये एक्ट, इसी में एक एक्ट भी ऐड किया गया है जो आपको क्या करते हैं, इलेक्शन रूल्स को प्रोवाइड करते हैं 1974 का। और इसके अकॉर्डिंग्स में इनका इलेक्शन होने वाला, ठीक है, होगा आपका कब होगा, सितंबर में होगा। ये सारे आपके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। और जो ये वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन है, ये नंबर भी पूछ रहे, अगर कोई भी वनडे एग्जाम दोगे तो आपको वहाँ पे पूछा जाता है कि कौन से नंबर का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन था, ये तो वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन था, तो ये 17th नंबर का होगा, ठीक है। अब ये बहुत वेरी इंपॉर्टेंट चीज है कि इनके इलेक्शन में पार्टिसिपेट कौन करता है, क्योंकि अगर आप देखोगे प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट में, ये तो सब बहुत बार आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जब आप वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन देखोगे, जो कि मेंशन है कि आर्टिकल 66 में मेंशन है कि कौन कौन इनके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करता है, तो दोनों हाउसेस के, ठीक है, बोथ हाउस, कौन से, एलएस मतलब लोकसभा एंड आरएस मतलब राज्यसभा, दोनों हाउस के इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड, दोनों मेंबर क्या करते हैं, इनके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं और ये आपको क्या करते हैं, वोट देते हैं। बट अगर प्रेसिडेंट के बारे में देखोगे आप, तो प्रेसिडेंट के केस में उल्टा होता है, दोनों हाउस के तो होते ही होते हैं, लोकसभा राज्यसभा के, बट इसमें बस इलेक्टेड मेंबर होते हैं, नॉमिनेटेड नहीं होते, क्योंकि नॉमिनेशन प्रेसिडेंट ही करते हैं, तो इसलिए इनका नॉमिनेटेड मेंबर इसमें नहीं होता है। इसके अलावा जो है लोकसभा राज्यसभा के अलावा इवन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली भी इसमें क्या करती है, पार्टिसिपेट करती है, इनके प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। बट वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में बस ये याद रखना आपको, लोकसभा और राज्यसभा वो भी कौन से, इलेक्टेड और नॉमिनेटेड मेंबर दोनों होते हैं, तो ये आपका ये डिफरेंस है दोनों के बीच में। अभी अगर प्रेजेंटली देखा जाए तो आपको राज्यसभा में कितने मेंबर है, अभी 233 मेंबर है आपको राज्यसभा में, और प्रेजेंटली आपको 5 सीट जो वैकेंट है, 12 नॉमिनेटेड मेंबर भी पार्टिसिपेट करेंगे आपको राज्यसभा से। और लोकसभा में अगर देखा जाए तो 543 मेंबर ऑफ लोकसभा है, जिसमें प्रेजेंटली एक सीट जो आपका वैकेंट है, ठीक है। तो ये सारे बताए जा रहे। तो एक बार तो क्वेश्चन ऐसे भी आ चुका है कि कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था इलेक्शन में, ठीक है, कितने मेंबर्स ने पार्टिसिपेट किया था। तो प्रेजेंटली आपको 782 मेंबर है, तो जब सितंबर में इलेक्शन होगा तो 782 होंगे मेंबर्स जो इलेक्शन में पार्टिसिपेट करेंगे, मे बी उस दिन जो भी एब्सेंट होंगे तो उसके हिसाब से देख लोगे आप लोग, बट अभी के लिए याद रखना कि 782 मेंबर्स आपके हैं, ठीक है। और जो इनका इलेक्शन होता है वो हेल्ड विद द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ये पूछा जाता है बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो ये पूछा जाता है कि कौन सा मोड ऑफ इलेक्शन इसमें चूज किया जाता है, तो ये आर्टिकल अगेन 66 में मेंशन है। नेक्स्ट न्यूज है आपका यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर श्री शिवराज सिंह चौहान, ठीक है। तो पहले तो यही अगर करंट अफेयर के हिसाब से देखोगे तो आपको यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है ये याद रखना चाहिए, श्री शिवराज सिंह चौहान है, ठीक है। जिन्होंने रेस किया किस चीज को लेके, मेघालय पाइनएप्पल फेस्टिवल। तो मेघालय पाइनएप्पल फेस्टिवल जो है वो आपको हुआ कहाँ पे, दिल्ली में हुआ। तो ये याद रखना कि आपको बोला जा सकता है कि मेघालय पाइनएप्पल फेस्टिवल था, जिसको कहाँ पे भी किया गया, मेघालय में किया गया, बट ये मेघालय में नहीं हुआ, कहाँ पे हुआ आपको, मेघालय में हुआ, दिल्ली में हुआ। इसके अलावा जो पाइनएप्पल है, क्योंकि यहाँ पे पाइनएप्पल और मेघालय का जो कनेक्शन दिखाया जा रहा है, बट अगर आप
स्टैटिक वाइज देखोगे, डेटा वाइज देखोगे, तो सबसे ज़्यादा आपको पाइनएप्पल कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट अगर पूछा जाए तो वेस्ट बंगाल होता है। और अगर एरिया वाइज पूछा जाए कि सबसे एरिया वाइज सबसे ज़्यादा पाइनएप्पल कहाँ पे होता है, तो फिर असम आंसर हो जाएगा। बट पाइनएप्पल जो है वो सबसे लार्जेस्ट कहाँ पे, सबसे ज़्यादा कहाँ पे हो रहा है, आपको वेस्ट बंगाल में हो रहा है। इसके अलावा थोड़ा मेघालय के बारे में जान लेते हैं। तो मेघालय का जो कैपिटल है वो क्या आपका शिलोंग है। जो चीफ मिनिस्टर है वो कौन है आपको, कॉनरेड संगमा है, ठीक है। गवर्नर कौन है आपको, CH विजय शंकर है। और यहाँ पे कुछ बहुत इंपॉर्टेंट ज्योग्राफिकली अगर मेघालय को देखा जाए तो अब सबसे ज्यादा अगर रेनफॉल वाला एरिया है, मौसम के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, वो प्लेसेस है। इसके अलावा ये क्वेश्चन आपके एग्जाम, बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया कि लिविंग रूट ब्रिजेस जो है वो कौन से स्टेट में आपको मिलते हैं, तो आपको मेघालय में मिलता है। यहाँ पे इसका जो बर्ड है, स्टेट बर्ड क्या आपको हिल मैना है, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे आपको वाटरफॉल्स है जो कि इंपॉर्टेंट है, तो जिसमें एलिफेंट फॉल है, ठीक है। और सेवन सिस्टर फॉल है। तो एलिफेंटा केव अगर पूछा जाए तो वो तो महाराष्ट्र में, अगर बट एलिफेंटा फॉल अगर पूछा जाए तो वो कहाँ पे आपको, मेघालय में है, ठीक है। तो ये सारी आपको ज्योग्राफिकल चीजें थी मेघालय को लेके। नेक्स्ट न्यूज है आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 71st आपका जो जो नेशनल फिल्म अवार्ड है वो घोषित किया गया है। और ये अवार्ड आपको प्रेजेंट कौन करते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं। बट ये अवार्ड का स्टैटिक पोर्शन देखते हैं कि ये अवार्ड आपका स्टार्ट कब हुआ था। तो अगर देखा जाए तो ये आपको 10 अक्टूबर 1954 में ये स्टार्ट हुआ था। तो काफी पुराना अवार्ड है ये। कौन से नंबर का, ये कौन सा एडिशन का था, ये 71st नंबर का था। और पहला अवार्ड, क्योंकि जो पहला जो रहता है ना वो फर्स्ट चीज जो भी रहता है वो आपको क्वेश्चन आ जाते हैं। तो फर्स्ट अवार्ड आपको कौन सा था जो कि नेशनल फिल्म अवार्ड किसको दिया गया था, तो श्यामची आई, ठीक है। ये मराठी मूवी थी जिसको दिया गया था। और अभी देखते हैं अगर 71st वाला नंबर जो हुआ है उसमें कौन कौन सी मूवी को अवार्ड मिला है। तो बेस्ट नॉन फीचर में मूवी, सब कुछ नहीं याद करने इसमें, अगर आप देखोगे तो बहुत सारे अवार्ड दिए गए। बट जो इंपॉर्टेंट, कुछ इंपॉर्टेंट वो बस याद रखना। बेस्ट नॉन फीचर मूवी अगर पूछा जाए तो फ्लावरिंग मैन जो है वो आपको बेस्ट नॉन फीचर मूवी है। उसके अलावा अगर देखा जाए कि बेस्ट एक्ट्रेस के लिए किसको अवार्ड मिला है आपको लीडिंग रोल में, तो रानी मुखर्जी को मिला है, मिसेस चैटर्जी वर्सेस नॉर्वे, ठीक है। ये इनकी मूवी है जिसके लिए उनको अवार्ड मिला है। बेस्ट एक्टर जो लीडिंग रोल में किनको मिला है, तो शाहरुख खान को मिला है जवान मूवी के लिए। और जो आपको विक्रांत मैसी, उनको क्या किस चीज के लिए मिला है, 12th फेल के लिए मिला है। यहाँ पे कुछ और भी देख लेते हैं। फीचर फिल्म में अगर देखा जाए तो बेस्ट चिल्ड्रन मूवी आपको कौन सा है, नाल 2, ठीक है, जो कि मराठी मूवी है। अवार्ड फॉर बेस्ट पॉपुलर फिल्म प्रोवाइडिंग द होलसम एंटरटेनमेंट, तो ये ऐसा पूछा जा सकता है। तो किसको मिला है, रॉकी और रानी प्रेम कहानी, ठीक है, उसको मिला है। और ये किसने प्रोड्यूस किया, धर्मा प्रोडक्शन ने किया। बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर किसको मिला है, तो आत्मा पैम्पलेट, ठीक है, ये मूवी है, मराठी मूवी है। और आशीष विंदे है जिनको ये अवार्ड मिला है। अब नेक्स्ट न्यूज जो है आपको बाल गंगाधर तिलक को लेके है, क्योंकि 1 अगस्त को क्या होता है, इनकी जो वो डेथ एनिवर्सरी सेलिब्रेट होती है। तो इसमें आपको इससे पहले आपने देखा कि अभी अवार्ड, तिलक अवार्ड दिया गया है नितिन गडकरी को। इसके अलावा इनके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। तो इनका जन्म जो है आपको 23 जुलाई को हुआ था। और कब तक ये रहे थे, 1 अगस्त 1920 तक। इनको लोकमान्य, इनको उपाधि कौन कौन से दिए गए हैं, लोकमान्य के नाम से भी ये जाने जाते हैं। महात्मा गांधी ने इनको मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया बोला था। तो ये पूछा जाता है आपको एग्जाम में कि मेकर ऑफ इंडिया जो किनको बोला गया था। तो पहले तो बाल गंगाधर तिलक ये याद रखना। उसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है कि किन्होंने इनको ये उपाधि दी थी, तो महात्मा गांधी ने इनको ये उपाधि दिया था। इसके अलावा जो है इनको बहुत सारे नाम से जाना जाता है। फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट भी बोला जाता है इनको, ठीक है। इनका जो है बहुत फेमस फेमस कुछ बुक है जो कि आपको याद रखना है। आर्किटिक होम करके इनका बुक है, ठीक है, जिसमें इन्होंने आर्यंस के बारे में, जो आर्यंस कहाँ से आए हुए थे उस चीज के बारे में उन्होंने एक्सप्लेन कर रखा है। और इसका इनका बहुत इंपॉर्टेंट बुक एक और है, गीता रहस्य, ठीक है। जो ये मांडले जेल में होते हैं तब ये बुक लिखते हैं, गीता रहस्य। तो ये दोनों बुक आप याद रखना। आर्किटिक होम, क्योंकि गीता रहस्य सबको याद होता है बट आर्किटिक होम को लेकर नहीं, उनको थोड़ा डाउट रहता है कि कहाँ से मतलब कौन लिखा होगा, तो इनका ही बुक है। 2 वीकली न्यूज़पेपर के एडिटर भी थे ये, ठीक है, जिसमें दो फेमस है आपको, मराठा और केसरी। तो इसका लैंग्वेज आपको बहुत बार पूछ दिया जाता है एग्जाम में। तो मराठा आपको इंग्लिश में, नाम से ऐसे लग सकता है कि मराठी में होगा, बट ये मराठा जो है आपको इंग्लिश में लिखा हुआ है। और जो केसरी है आपको, ठीक है, ये आपको किस चीज में, मराठी लैंग्वेज में लिखा हुआ वीकली न्यूज़पेपर था। इन्होंने INC जो इंटरनेशनल कांग्रेस है उनको, उसको कब ज्वाइन किया था, 1890 में ज्वाइन किया था। इसके अलावा इन्होंने इसके प्रिसाइड भी किया था अमृतसर सेशन जो आपको 1919 में होता है, ठीक है। इनके डेथ से 1 साल पहले इन्होंने क्या किया था, इसको प्रिसाइड किया था।
और होम रूल जो आपको मूवमेंट होता है, इसमें भी बहुत बड़ा इनका कॉन्ट्रीब्यूशन है। नेक्स्ट न्यूज़ है आपको इंडिया एंड रसिया को लेके। अगर आप लोग न्यूज़ फॉलो करें तो आपने देखा होगा कि रिसेंटली 25% का जो टैरिफ लगाया गया है यूएसए को, यूएसए ने जो लगाया इंडिया पे इम्पोज किया है, वो इसी चीज़ को लेके था, ठीक है। जो इंडिया का बढ़ता हुआ जो आपका जो स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है रसिया के साथ, उस चीज़ को लेके उस यूएसए ने क्या किया, इम्पोज किया 25%। थोड़ा बहुत हम लोग देख लेते हैं कि रसिया के साथ जो है हमारा कौन कौन से एरिया में ट्रेड डील हो रहा है, ठीक है। इंडिया क्या करता है आपको, क्योंकि जनरली हम हमेशा इसी पर्सपेक्टिव से देखते हैं कि हम ही बाकी कंट्री से क्या करते हैं, चीज़ों को इंपोर्ट करवाते हैं, बट ऐसा नहीं है, इंडिया भी एक्सपोर्ट करते हैं बहुत सारी चीज़ें। तो एग्री प्रोडक्ट्स जो है, ठीक है, एग्री प्रोडक्ट्स जो जैसे कि राइस है, टोबैको है, कॉफ़ी है, ठीक है। इसके अलावा आयरन, स्टील, टेक्सटाइल, लेदर, तो इन सारी चीज़ों को इंडिया करता है, क्या करता है, एक्सपोर्ट करता है कहाँ पे, रसिया में। बट हम रसिया पे किस चीज़ क्या मंगवाते हैं वहाँ से, आप ऑयल मंगवाते हैं, फर्टिलाइजर है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, इवन इंडिया और रसिया का अगर आपको याद है तो ब्रह्मोस, ठीक है, ये मिसाइल जो कि जॉइंट वेंचर है किसके बीच में, इंडिया और रसिया के बीच में, जिसमें अगर इसका नाम ही आप देखोगे तो दो चीजों से बना है, ब्रह्मा और ब्रह्मपुत्र, और ये मॉस्को रिवर है कहाँ पे, रसिया में। तो ये काफी सारे अगर देखोगे तो जो आपका डिफेंस सेक्टर में वहां उसमें बहुत ज्यादा आपको हेल्प मिलता है, कहाँ से, रसिया से मिलता है। नेक्स्ट न्यूज है आपका इंडियन आर्मी इंक्स द 223 करोड़ डील फॉर द नेक्स्ट जनरेशन टैंक ट्रांसपोर्टर। जो ये नेक्स्ट जनरेशन ट्रांसपोर्टर है वो उसका डील साइन किया गया, ये आपको इमेज दिख रहा है। बट हम लोग थोड़ा स्टैटिक में देख लेते हैं कि इंडियन आर्मी के बारे में। तो इंडियन आर्मी के बारे में अगर देखा जाए तो इसका पहले नाम तो क्या था, ब्रिटिश इंडियन आर्मी के हिसाब से देखा जाए तो ये आपका बना कब था, तो काफी पुराना ऑर्गेनाइजेशन है, आपको 1895 में बना हुआ था। बट अगर अभी रिसेंट वाला अगर आपको देखा जाए तो 1950 में, ठीक है, 1950 में बना हुआ था। बट एक और चीज होता है कि इंडियन आर्मी डे पूछ दिया जाता है एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में आपको डे से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो इंडियन आर्मी डे आपका कब होता है, 15 जनवरी को होता है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, आपको न्यू दिल्ली में। चीफ ऑफ इंडियन आर्मी अगर पूछा जाए तो आपको कौन है, उपेंद्र द्विवेदी है। और कमांडर इन चीफ पूछा जाए, ठीक है, दो चीज होता है, कमांडर इन चीफ पूछा जाए, इन चीफ, तो वो कौन हो जाएंगे आपके, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं। लेकिन अगर चीफ ऑफ आर्मी इंडियन आर्मी पूछा जाए तो उपेंद्र द्विवेदी हो जाएंगे। और रिसेंट अपॉइंटमेंट, अब एक और चीज हुआ है आपका, किस चीज को लेके, वाइस चीफ को लेके। वाइस चीफ ऑफ इंडियन आर्मी पूछा जाए तो वो कौन बने, अभी आपको पुष्पेंद्र सिंह बने। और आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि हु वाज द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी, जो पहले इंडिपेंडेंस के बाद, ये इंडिपेंडेंस के बाद आपको पहले कौन बने हुए फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। आप लोग इसका आंसर आप कहाँ पे लिखोगे, कमेंट सेक्शन में लिखोगे। अब जो नेक्स्ट जनरेशन आपका टैंक ट्रांसपोर्टर आया है वो स्पीड करेगा किस चीज को, लॉजिस्टिक को, बैटल सिचुएशन में आपको और ज्यादा इनहेंस करेगा। और इसमें क्या क्या चीजें हैं, हाईटेक है, ट्रेलर है, फीचर के हाइड्रोलिक है, उसके अलावा न्यूमेटिक लोडिंग सिस्टम है इसके अंदर, लिफ्ट टेबल आपको एक्सेल है, कैपेबिलिटीज किस चीज में इनेबल करेगा, स्विफ्ट में, इफिशिएंट वे में आपको ट्रांसपोर्टेशन, क्योंकि टैंक जो है इसको बहुत तरीके से इसको क्या करेगा, ऑपरेशनल और मोबिलिटी प्रोवाइड करेगा इस। नेक्स्ट न्यूज है आपको बीएसएनएल को लेके, ठीक है। अब ये फ्रीडम प्लान आ रहा है जिसमें 1 मंथ का आपको क्या मिलेगा, फ्री 4G सर्विस मिलेगा। और कब होने वाला है, आपको इंडिपेंडेंस डे पे इस चीज की घोषणा की जाएगी। भारत संचार निगम लिमिटेड, इंडिया का ट्रस्टेड स्टेट ओन, ठीक है, ये भारत सरकार के अंदर ही आता है। तो ये टेलीकॉम, क्योंकि अगर टेलीकॉम सेक्टर में अगर आप देखोगे तो काफी ज्यादा कंपटीशन बढ़ चुका है। तो उस कंपटीशन को थोड़ा हद तक क्या किया जाएगा, कंट्रोल किया जा सकता है, तो इसलिए प्लान को लाया जा रहा है। और फ्रीडम प्लान जो है आपको लिमिटेड पीरियड होगा, ₹1 ऑफर, ठीक है, दैट गिव्स द यूजर टेस्ट बीएसएनएल 4G मोबाइल सर्विस। और ये प्लान में क्या क्या, अनलिमिटेड आपको वॉइस कॉल मिलेगा, ठीक है, लोकल एसटीडी, इसके अलावा 2 GB हाई स्पीड डेटा पर डे, और 100 मैसेज डे फ्री होगा, फ्री आप इसका सिम जो आपको क्या होता है, एब्सोल्युटली फ्री होता है। ये बुद्धा विजडम को लेके चीजें चल रही है, ठीक है, जो कि आपका कहाँ पे, न्यू दिल्ली में चल रहा है। बट हमारे लिए स्टैटिक में एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि अगर पूछा जाए कि एशिया का फर्स्ट बुद्धिस्ट समिट कब हुआ, कहाँ पे हुआ था, तो ये न्यू दिल्ली में हुआ था, लास्ट ईयर आपको न्यू दिल्ली में हुआ है। नेक्स्ट न्यूज है आपका डिसरप्शन ऑफ सप्लाई चेन ऑफ रेयर अर्थ। अब रेयर अर्थ मैग्नेट जो है बहुत इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखोगे राइजिंग इंडस्ट्री जो है आपका, खासकर सेमीकंडक्टर, जिसको राइजिंग इंडस्ट्री भी बोला जाता है,
सनराइज इंडस्ट्री बोला जाता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है आपको, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जो भी है उसको आपको सेमी कंडक्टर और रेयर अर्थ का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है। तो रेयर अर्थ अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा आपको प्रोड्यूस कौन से कंट्री में होता है, तो चाइना इसका लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर अगर आपको पूछा जाए तो ये आपका यूएसए है, ठीक है। सेकेंड लार्जेस्ट यूएसए, फर्स्ट लार्जेस्ट आपको कौन सा है, चाइना है। वर्ल्ड का 70%, 70% ऑल अलोन चाइना इसको प्रोड्यूस करता है। और अगर पूछा जाए कितने टाइप का रेयर अर्थ होता है तो टोटल आपको 17 टाइप का होता है। इंडिया में अगर रेयर अर्थ को लेकर देखा जाए तो कौन सा डिपार्टमेंट काम करता है, तो एक तो ऑर्गेनाइजेशन जो कि आपको कौन से IREL है, तो कौन सा डिपार्टमेंट के अंदर आता है, ये एटॉमिक एनर्जी के अंदर आता है, जो कि आपको एक्सप्लोरेशन जो है, जो एक्सप्लोर करना है आपको किस चीज़ को, रेयर अर्थ को, तो ये काम कौन करता है, आपको IREL करते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ग्लोबल लेवल पे इसको लेकर कोई इनिशिएटिव चल रहा है कि, तो ग्लोबल लेवल पे आपको मल्टीलेटरल मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप है, जिसको MSP शॉर्ट में बोलते हैं। तो पहले जब ये बना हुआ था, ये बना इसीलिए था कि अगर चाइना का हेजेमनी बढ़ते जा रहा है, ठीक है, खासकर जो रेयर अर्थ को लेके देखा जाए तो उसको काउंटर करने के लिए बनाया गया था, और यूएसए इसको लीड करता है। और इसमें पहले इंडिया इसका मेंबर नहीं था, बट 2023 में एज ए 14th मेंबर इंडिया ने इसको ज्वाइन किया। तो आपको पूछा जा सकता है तो पहले इसका मेंबर नहीं था, तो MSP में हो सकता है कि आपको ना याद हो कि MSP में इंडिया मेंबर है कि नहीं। तो जो आपको मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप है, इंडिया उसका मेंबर है अभी के लिए। ये आपका इंटरनेशनल न्यूज है, किस चीज को लेके, लॉकड आउट, ठीक है। ग्लोबल लीडर्स सेट फॉर द लैंडमार्क यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस। अब यूनाइटेड नेशन का कॉन्फ्रेंस हो रहा है किस चीज को लेके, लैंडलॉक कंट्री को लेके हो रहा है। यहाँ पे आपका पहला नाम किस चीज को है, तुर्कमेनिस्तान को लेके। तो इसका स्टैटिक देख लेते हैं। तुर्कमेनिस्तान आपका क्या है, लैंडलॉक कंट्री है। ये आपका कहाँ पे, सेंट्रल एशिया में है। इसका बॉर्डरिंग कंट्री कौन कौन सा है, इसको इसके साथ जो बॉर्डर शेयर करता है वो आपका कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इवन कैस्पियन सी भी है। अगेन आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बताना कि कैस्पियन सी का जो बॉर्डरिंग जो स्टेट है, बॉर्डरिंग नेशन कौन कौन सा है, इसके आसपास कौन कौन से कंट्री है कैस्पियन सी के पास, क्योंकि अगर इसका देखोगे तो हालत काफी ज्यादा खस्ता होते जा रहा है कैस्पियन सी का। नेक्स्ट जो है आपका, अब टोटल अगर आपको पूछा जाए कि पूरे वर्ल्ड में पूछा जाए कि कितने टोटल लैंडलॉक कंट्री है, तो टोटल 44 है आपको। और लार्जेस्ट पूछा जाए कि पूरे वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट जो है आपको लैंडलॉक कंट्री कौन सा है, तो कजाकिस्तान है, जो कि आपको सेंट्रल एशिया में है। अब यहाँ पे एक प्रोग्राम लॉन्च हुआ है जिसका नाम है आवाजा प्रोग्राम, ठीक है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पूछा जा सकता है कि आवाजा प्रोग्राम जो है वो किस चीज से एसोसिएटेड है। तो ये आपको थर्ड यूनाइटेड कॉन्फ्रेंस हो रहा है किस चीज को लेकर, लैंड लॉक डेवलपिंग कंट्री को, जिसको LLDC3 भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होगा कि जो लैंड लॉक कंट्री उसको उनका प्रॉब्लम ये होता है कि वो मेरीटाइम बॉर्डर से नहीं करते हैं, तो उनका ट्रेड वगैरह में काफी लॉस होता है। तो उनको फ्री ट्रांजिट देने की बात की जा रही है, स्मार्टर ट्रेड कॉरिडोर बनाने की बात की जा रही है, स्ट्रॉन्गर इकोनॉमिक रेजिलियंस एंड फ्रेश फाइनेंस उनको प्रोवाइड करने की बात की जा रही है, ठीक है। और कितना उनको फाइनेंस जो है वो डेवलपमेंट कितना प्रोवाइड किया जाएगा, 570 मिलियंस के आसपास दिया जाएगा, ठीक है। अच्छा, ये 570 मिलियन जो आपको लोग रह रहे हैं वहां पे। अभी लैंडलॉक कंट्री जो है वो नेशन, ज्योग्राफी, ये सब इसका डेडिकेटेड डेस्टिनी, ट्रेड कॉस्ट 74% हायर देन द ग्लोबल एवरेज है। अब काफी सारे, क्योंकि 44 बहुत ज्यादा कंट्री है, तो इन सारी कंट्री को देखते हुए ये चीज को किया गया है। तो आवाजा एक्शन जो है इसके अंदर क्या क्या चीजें डिस्कस की गई है वो देख लेते हैं। ये प्रोग्राम जो है आपको 2024 से 34 का इसका टाइम पीरियड, तो टाइम पीरियड आपको पूछा जा सकता है कि कब से कब है, तो 2024 में आया हुआ था, और उसका 2034 तक है आपको जो है टारगेट है, जिसमें दिसंबर में इसको रेजोल्यूशन को एक्सेप्ट किया गया था। इसमें 5 एरिया है, ठीक है, 5 एरिया को कवर किया गया आवाजा प्रोग्राम में, जिसमें स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन की बात की जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, कनेक्टिविटी की बात की गई है, ट्रेड को इम्प्रूव करने की बात की गई है, रीजनल इंटीग्रेशन की बात की गई है, रेजोल्यूशन जो बिल्डिंग की बात की गई है, सपोर्ट फॉर 5 फ्लैगशिप इनिशिएटिव। तो ये 5 आपको याद रखना पड़ेगा। और क्या क्या इसमें और क्या क्या चीज़ों को इंक्लूड किया गया है, तो ग्लोबल लेवल की फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, फाइनेंसिंग गैप जो है उसको फिल किया जाएगा। एग्रीकल्चर को भी इसमें कवर किया गया, एग्रीकल्चर रिसर्च हब बनाने की बात हो रही है। हाई लेवल ऑफ पैनल फ्रीडम ऑफ ट्रांजिट, ये तो ऊपर में ही लिखा हुआ था। डिजिटल कनेक्टिविटी भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो डिजिटल डिवाइड है उसको फिल करने की बात की गई है। डेडिकेटेड किसको है ये, लैंडलॉक कंट्री को है।
और इसमें आपको WTO जो है वो भी अपना कॉन्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड करेगा। तो बस ये आपके लिए इंपॉर्टेंट ये है कि आवाजा प्रोग्राम याद रखना। एग्जाम में, वनडे एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है कि आवाजा प्रोग्राम जो किस चीज़ से रिलेटेड, इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, ठीक है, फूड से रिलेटेड है, या फिर आपको पायरेसी से रिलेटेड। बट ये बहुत कम लोगों के दिमाग में आएगा कि लैंडलॉक कंट्री को उनके कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए यूनाइटेड नेशन का जो है वो इनिशिएटिव है। तो ये आपका आज का पूरा करंट अफेयर था। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।